Good evening and namaste. Welcome back to my class. I hope you all are doing well in your life. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। पहली बात तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट रादर इट मोटिवेट्स मी कि मैं नई और एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के साथ मतलब क्लास को एंजॉय करूँ। तो जो कोई भी वीडियो मेरी देख रहे हैं, अगर किसी को भी कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहाँ पे या सेक्शन के किस सब जगह पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूँगी उसको फिर से समझाने के लिए, ठीक है। तो पिछले क्लास तक हमने 5 लीगल प्रिंसिपल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस कंप्लीट कर चुके थे। आज के क्लास में हम बाकी के लीगल प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग प्रिस्क्राइब्ड मोड किया है। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाएगा, जब ऐसा क्लॉज मेंशन किया गया है, तब एक्सेप्टेंस हमारा कैसे दिया जाएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस को कैसे देगा, सब कुछ हमने बाखूबी बहुत डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़े थे एंड विथ केस लॉस, ठीक है। जो कोई भी मेरी वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, क्योंकि बीच से देखने से ऐसे समझ में नहीं आएगा कि हम लोग एक्चुअली में कौन से या फिर किस सब्जेक्ट के ऊपर क्लास कर रहे हैं। तो पहले वीडियो को वीडियो नंबर 1 से देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है नॉइज़ के साथ तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। मैं कोशिश करूँगी कि ताकि यह आवाज़ें कम आए मेरी क्लास में। आई विल ट्राई, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ एक्सप्रेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये जो एक्सप्रेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस को हम इम्प्लाइड भी दे सकते हैं, एक्सप्रेस भी दे सकते हैं। तो इस एक्सप्रेस कम्युनिकेशन को देने के लिए रूल्स क्या क्या है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल में बी एक्सप्रेसली कम्युनिकेटेड ईदर बाय फॉलोइंग instantaneous methods such as telephone, fax, email, SMS, etc., or non-instantaneous methods such as post, courier, etc. तो दो तरीके से हम अपने एक्सप्रेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को दे सकते हैं, एक बाय इंस्टेंटेनियस मेथड एंड दूसरा नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड, ठीक है। Now there is an essential distinction between acceptance by instantaneous method and acceptance by non-instantaneous method. तो जब हमारा दो consequences है तो उसमें differences भी होगा, तो वो difference भी बहुत अहम है। क्या है हम पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस मेथड है क्या एक्चुअली? द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर इंस्टेंटेनियस, the acceptor will generally know whether his communication has reached the offerer or not, and in the event of non-communication he can try again. इंस्टेंटेनियस मेथड में हमारा एक्सेप्टर को जनरली पता है कि उसका जो ये एक्सेप्टेंस का बात है, एक्सेप्टेंस का जो नॉलेज है, ये ऑफरर तक पहुंचा है कि पहुंचा नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब ही हमको पता क्या चल रहा है, एक इंस्टेंटली, मतलब यहाँ पे एक्सेप्टर को पता है कि उसका जो एक्सेप्टेंस का खबर है या फिर नॉलेज है जो वो पहुँचाना चाहता है ऑफरर को, तो वो ऑफरर के पास एक्चुअली में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। अगर नहीं पहुँचा है तो वो फिर से ट्राई करेगा पहुँचाने के लिए। आई रिपीट, इंस्टेंटेनियस मेथड में एक्सेप्टर को पता होता है कि उसका कम्युनिकेशन ऑफरर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा तो वो फिर से ट्राई करेगा पहुंचाने के लिए, ठीक है। In such modes of acceptance, the general requirement of law is that acceptance must be communicated to the offerer. General rule में क्या है, acceptance को communicate करना है offerer तक। पहले दिन से हम पढ़ रहे हैं कि ऑफर
की तरह एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना है ऑफरर को। कौन कम्युनिकेट करेगा? ऑफर ही कम्युनिकेट करेगा। Acceptance must actually reach the offerer before a binding contract is concluded between the parties. This rule was laid for the first time in Entoris Limited versus Miles Far East Corporation 1955। ये केस लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के पहले एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना टू द ऑफरर बहुत ही आवश्यक है। तो पहली दफ़ा ये बात किस केस लॉ से उभरा था? वो था एंटोरस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन 1955। It was observed in this case that as regards a contract entered into by telephone or fax, the contract is complete only when the acceptance is received by the offer. मानो बाय फ़ोन और बाय फैक्स हम किसी को बता रहे हैं, मतलब एक्सेप्टर ही बता रहा है ऑफरर को कि उसने एक्सेप्ट किया है। अब बीच लाइन में फ़ोन कट हो गया और ऑफरर को ये सुनने में आया ही नहीं कि एक्चुअली एक्सेप्टर क्या बात करना चाहता था। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑफरर के पास न्यूज़ है उस एक्सेप्टेंस का। अब एक्सेप्टर किस लिए फ़ोन किया है, किस वजह से उससे फ़ोन किया है, ये तो ऑफरर को नहीं पता। ऑफरर को सिर्फ इतना पता है कि एक्सेप्टर फ़ोन किया है। ये बोलने के लिए भी तो फ़ोन कर सकता है कि मुझे आपका ऑफ़र पसंद नहीं आया, मैं इसमें एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा। तो बाय फ़ोन या फिर बाय फैक्स जिससे भी हमारा कम्युनिकेशन जाएगा, इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑफरर तक वो बात पहुंचाना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्सेप्टर को ही सिर्फ पता है कि तो हमने एक्चुअली तो बात बता दिया, ऐसा नहीं है। अरे तुमने जो एक्सेप्टर ने जो बात बताया है वो एक्चुअली ऑफरर तक पहुंचा है कि नहीं है, वो जानना ज़रूरी है। Thus, if an offer is made by a telephone and in the middle of the reply the line goes dead, so that the offerer does not hear the words of acceptance, there is no contract which comes into existence। और बीच में ही फ़ोन किया और बीच में लाइन कट हो गया और ऑफरर को वो एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, तो वो हम नहीं कहेंगे कि ये हमारा एक्सेप्टेंस हुआ है, क्योंकि ऑफरर के पास तब तक कोई खबर नहीं था कि एक्सेप्टेंस के बारे में। The consequence shall be the same where a contract is effected through fax or email. Again, if a person shouts to another across a road, river or courtyard, but the offerer does not hear the reply because the reply is drowned by an aircraft overhead, देन ऑल्सो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट एट दैट मोमेंट। सिर्फ हमारे टेलीफोन से नहीं, जब हम फैक्स से या ईमेल से या फिर किसी भी मतलब दो रास्ते में एक तरफ ऑफरर खड़ा है, एक तरफ एक्सेप्टर खड़ा है। एक्सेप्टर जोर से चिल्ला रहा है कि ऑफरर को कि मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। अब मानो बीच से इतना हॉर्न बजा के गाड़ी चला गया कि ऑफरर को ये सुनने में ही नहीं आया कि एक्सेप्टर एक्चुअली क्या बताया, तो उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ऐसा तो नहीं है कि एक्सेप्टेंस को हम खुले सड़क पे, बीच सड़क पे नहीं दे सकते। एक्सेप्टेंस का जगह तो कोई तय नहीं किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिर्फ ये तय किया है जो एक्सेप्टेंस है उसका नॉलेज ऑफरर तक पहुंचाना एक्सेप्टर का जिम्मेदारी है। अब वो एक्सेप्टर कुछ भी तरीके से वो बता सकता है, ठीक है, लेकिन अब उस कम्युनिकेशन की अगर कुछ प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफरर ने तय कर दिया तब तो उस हिसाब से एक्सेप्टर को काम करना है। अदरवाइज एक्सेप्टर कुछ भी तरीके से अपना कम्युनिकेशन पहुंचा सकता है ऑफरर को। तो अब ईमेल से हम किसी को सेंड कर रहे हैं, एसएमएस से किसी को सेंड कर रहे हैं, तो इंटरनेट की ख़राब मतलब हालत के लिए मेरे पास से मैसेज या फिर ईमेल वो ऑफरर तक गया ही नहीं। तो जब तक वो ऑफरर के पास गया ही नहीं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एक्सेप्टेंस कंप्लीट है, क्योंकि हमने तो कम्युनिकेट कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसे बहुत समय होता है ना कि व्हाट्सएप पे हम मैसेज लिखते हैं कि गोल 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 घूमता है, मतलब जिससे हमको जिसको भेजना है उसके पास अभी जाता ही नहीं है। तो उस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो भेज दिया, अरे तुम तो भेज दिए लेकिन मैसेज तो अभी बीच में ही अटका है, गया तो नहीं जिसके पास जाना था।
तो द मेन थिंग इज़ दैट कि तुम चाहे जिस भी तरीके से मैसेज को भेजो, मैसेज मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मैसेज भेजो ऑफरर को, वो ऑफरर तक पहुँचना और ऑफरर को पता चलना कि हाँ ऐसा एक्सेप्टेंस हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ना कि एक्सेप्टर अपनी तरफ से भेज दिया, ऑफरर तक नहीं पहुंचा, बीच में क्या हुआ किसी को नहीं पता, इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। जितना भी एक्सेप्टर अपनी तरफ से क्लियर हो कि हाँ मैंने तो भेज दिया, इंटरनेट की ख़राब से नहीं गया, या फिर बीच रास्ते में ये हो गया, गाड़ी चला गया, सुनने में नहीं आया, कुछ भी रीज़न यहाँ पे नहीं चलेगा, सिर्फ जो चलेगा वो है वो एक्सेप्टेंस का खबर ऑफरर तक पहुँचाना है, ठीक है। और ऑफरर को उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। In all such cases, the offeree must repeat the acceptance in order that it may effective and legally binding. जिस केस में एक्सेप्टर को लगा कि ऑफरर के पास ये खबर अब तक नहीं पहुंचा है, उस केस में एक्सेप्टर फिर से ऑफरी को खबर पहुंचाने के लिए अपना एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस मेथड में पॉसिबल है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हमारा ऑफ़र पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, मतलब ईमेल गया कि नहीं गया हम जान सकते हैं, फैक्स के द्वारा पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो भी जान सकते हैं, बाय द टेलीफोन अगर हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तब भी हमें पता है, रास्ते के एक दूसरे साइड खड़े हैं फिर बोल रहे हैं तब भी हमको पता चलेगा कि ऑफरर को पता चला कि नहीं चला। तो इंस्टेंटेनियस मेथड में हमारा ये एक पॉजिटिव साइड है, क्या हमको पता होता है कि ऑफरर तक वो खबर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा है तो फिर से एक्सेप्टर वो ट्राई करेगा खबर पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये जो पहली दफ़ा इस बात कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले वो ऑफरर के नॉलेज में आना ज़रूरी है एक्सेप्टेंस की बात। तो ये सबसे पहले केस लॉ में उभरा था, वो था एंटोरस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉरेस्ट कॉरपोरेशन 1955, ठीक है। पहली दफ़ा उभरा था इस केस में। अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी 1966 सुप्रीम कोर्ट का केस। तो पहले वो एंटोरस का केस था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या हुआ था, इन दिस केस ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन द पोजीशन इज द सेम एज इन द केस वेयर द पार्टीज आर इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। ऐसा लगता है ना जब हम फ़ोन पे किसी के साथ भी बातें करते तो लगता है कि वो आदमी या फिर वो जो भी है मेरे सामने ही बैठा है, वी आर in the presence of each other. There is instantaneous communication of speech intimating offer and acceptance, rejection और counter offer. तो टेलीफोन के केस में भी हमें ये पता होता है कि मैं जो बात कहना चाह रही हूँ मतलब एक्चुअली वो दूसरे पार्टी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा है तो वो रिप्लाई नहीं देगा, अगर पहुंचा है तो वो रिप्लाई देगा। तो हमें इंस्टेंटली मतलब मेथड से पता चल रहा है कि मेरी बात दूसरों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ठीक उसी प्रकार अगर एक्सेप्टर अपने बात को ऑफरर तक पहुंचाना चाहता है, एक्सेप्टेंस की न्यूज़ को, तो एक्सेप्टर को भी पता होगा इन टेलीफोन पे कि वो बात ऑफरर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा है तो वो फिर से ट्राई करेगा वो बात ऑफरर तक पहुंचाने के लिए। तो पहले दफ़ा वो बात उभरा था कि अगर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफरर के पास ये नॉलेज होना आवश्यक है कि उसका ऑफ़र एक्सेप्टेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। एंटोरस के केस में इंडिया में वो कब हुआ था, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट के केस में वही तय हुआ कि जब टेलीफोन के केस में भी ऐसा लगता है कि बोथ द पार्टीज आर इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, तो अगर एक पार्टी को सुनने में नहीं आया तो फिर से दूसरे पार्टी ट्राई करेगा अपना बात पहुंचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दो पार्टी मतलब ऑब्वियसली ऑफरर एंड एक्सेप्टर की बात ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जुडिशरी में ऑलरेडी आ चुका कि इंस्टेंटेनियस मेथड का केस लॉस क्या है, या फिर इंस्टेंटेनियस मेथड
को डिस्क्राइब करो विद द केस लॉज। तो हमें ये पूरा दोनों केस लॉज को ही मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले इंटोरिस का केस आया था, फिर आया था ये भगवान दास इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का केस। ठीक है, तो दोनों केस लॉज को ही बहुत ही अच्छी तरीके से हमें आंसर में इनकलकेट करना है, तभी हमारा वो पूरा कंप्लीट है। ऐसे इंस्टेंटेनियस मेथड बहुत याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तुमको पता चल गया कि इंस्टेंटेनियस मेथड में क्या है, उसमें एक पॉजिटिव साइड ये होता है कि एक्सेप्टर को पता होता है ऑफरर तक ये बात पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा है तो वह फिर से ट्राई करेगा पहुंचाने के लिए। इसका 2 केस लॉज अभी ये तो है, तो इजीली तुम इसको एक पेज में 2 पैराग्राफ में लिख सकते हो, लेकिन जानना ज़रूरी है वो केस लॉज विथ ईयर एंड केस लॉज से हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला वो। ठीक है, आई होप इतना दूर कंप्लीट है। अब हम पढ़ेंगे अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम पढ़ेंगे नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड को। एक्स of Mumbai made a telephone call to Sigma and Company at Kolkata and made an offer for sale of motor accessories. X जो मुंबई का रहने वाला है, वो टेलीफोन कॉल से जिग्मा एंड कंपनी जो कोलकाता में है उससे एक ऑफ़र किया कि वो सेल फॉर मोटर एक्सेसरीज। Sigma and company accepted the offer by telephone, but by then the telephone went out of order and X could not hear the words of acceptance. तो X जो मुंबई का रहने वाला था वो ऑफ़र किया कि मुझे ये मोटर एक्सेसरीज़ आपको बेचना है। तो जिग्मा एंड कंपनी को वो ऑफ़र किया, तो जिग्मा एंड कंपनी ने टेलीफोन पे ही अपना एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन एक्सेप्टेंस को देने के पहले ही मोबाइल डेड हो गया, मोबाइल लाइन कट हो गया बीच से, और वो एक्स सुन नहीं पाया कि वो एक्चुअली जिग्मा एंड कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया। स्टेट वेदर इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर इट इज़ कंप्लीटेड और नॉट, योर व्यूज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लॉ के साथ तुम अपना व्यूज़ दोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर से मैं क्वेश्चंस को बोलती हूँ। एक्स मुंबई का रहने वाला वो जिग्मा एंड कंपनी के साथ एक ऑफ़र किया कि वो मतलब एक्स कुछ मोटर एक्सेसरीज बेचना चाहता है जिग्मा एंड कंपनी को। जिग्मा एंड कंपनी टेलीफोन पे ही एक्स ने ऑफ़र किया था। फिर उसी कॉल में जिग्मा एंड कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपका ऑफ़र हमें मंजूर है, लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस की बात बताने जा रहा था जिग्मा एंड कंपनी एक्स को, इसी बीच मोबाइल टेलीफोन कॉल डेड हो गया, मतलब लाइन कट हो गया। तो एक्सेप्टेंस का पूरा खबर एक्स के पास नहीं पहुंचा, एक्स को सुनने में नहीं आया कि जिग्मा एंड कंपनी उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया। अब आप लोग बताइए लॉ के अनुसार ये एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखूंगी। प्लीज़ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि कितना दूर आप लोगों को समझ में आया। तो फिर से हम इस क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे कि वो आंसर्स क्या होगा। ठीक है, चलिए नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड क्या है अब हम वो पढ़ेंगे। It forms an important exception to the requirement that the acceptance must actually reach the offerer as in the case of instantaneous method. फिर से नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है, किस रूल का, कि ऑफरर के पास वो खबर होना ज़रूरी है कि एक्सेप्टेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। Sometimes the offeree notifies his acceptance by post. बाई पोस्ट कभी कभार ऑफर अपने एक्सेप्टेंस की बात पहुंचाता है ऑफरर तक। ठीक है, तो उस केस में जब बाई पोस्ट कोई भी बात किसी को पहुंचाता है तो उस केस में बहुत रिस्क होता है। कैसा रिस्क? इन सच अ नॉन इंस्टेंटेनियस, ये नॉन इंस्टेंटेनियस है क्योंकि मैंने पोस्ट भेजा, अब ये पोस्ट 2 दिन में पहुंचेगा कि 3 दिन में पहुंचेगा ये हमें नहीं पता।
फिर से ये पहुंचेगा भी नहीं, ये भी हमें नहीं पता। तो इंस्टेंटली हमें नहीं पता चल रहा है, वेट करना पड़ रहा है हमें आंसर्स के लिए, ठीक है। तो इन सच अ नॉन इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, द रूल स्टेट्स thus the acceptance is complete as against the offerer so as to bind him the moment it is out in the course of transmission to it। तो ये नॉन इंस्टेंटेनियस मोड पे हमारा मतलब ऑफ़र को ये बात पहुंचाना और ऑफ़र को एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाना कब पॉसिबल है? अगेंस्ट द ऑफरर, जब हमारा वो पोस्ट से जब हम ये बात को पहुंचा रहे हैं ऑफरर तक, तो वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, दस व्हेन एक्सेप्टेंस इज डिस्पैच्ड बाय द पोस्ट, मतलब हमने पोस्ट कर दिया और वो पोस्ट डिस्पैच्ड भी हो गया। The rule is that the acceptance is dispatched by the post. The rule acceptance is deemed to be complete and the contract is concluded as against the proposer. That is, so far as the proposer is concerned, from the moment the letter is actually posted, properly stamped and correctly addressed, even if in fact the letter never reached its destination। तो in the course of transmission का मतलब क्या है? पहली बात, जब ये हम बाय पोस्ट किसी को अपना एक्सेप्टेंस की खबर पहुंचा रहे हैं, तो वो एज अगेंस्ट द प्रोपोज़र, एज अगेंस्ट द ऑफरर, जो ऑफ़र बना रहे हैं, तो वो ऑफरर के हिसाब से कब हमारा वो कंप्लीट होगा? जब वो पोस्ट डिस्पैच्ड हो जाएगा। मतलब हमने अपना बात एक पेपर पे लिखा, उसको प्रॉपरली स्टैम्प्ड किया, उसमें प्रॉपरली एड्रेस्ड लिखा और पोस्ट ऑफिस में, मानो फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस में दे के आए कि इसको यहाँ पे भेजना है, ठीक है, या फिर किसी भी कुरियर सर्विस में कि इसको इस एड्रेस तक भेजना है। तो जब हम उसको दे दिए और वो डिस्पैच्ड कर दिया मेरा पोस्ट उस हिसाब से, तब से हमारा एक्सेप्टेंस कंप्लीट है ऑफरर के लिए। ऑफरर को पता चल गया कि मैंने पोस्ट में अपना बात रख दिया, अब आपको वो चिट्ठी मिल जाएगा 2 दिन बाद। तो ये 2 दिन बाद जो चिट्ठी मिल जाएगा, उसके पहले ही जब से लेटर डिस्पैच्ड हो गया, तब से वो एक्सेप्टेंस का खबर प्रपोज़र के पास पहुंचा गया, ठीक है। तब से प्रपोज़र मानेगा कि एक्सेप्टेंस का बात हमें पता चल गया। दो द लेटर नेवर रीचेज हिज डेस्टिनेशन, मानो ऐसे बीच में जो कुरियर सर्विस लेके जा रहा था वो पूरा बैग ही चोरी हो गया। तो जब पूरा बैग चोरी हो गया, तो जिसके पास वो मेरे एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचने वाला था, उसके पास तो पहुंचेगा नहीं, कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो हम ये तो नहीं बता सकते कि जब हमारा लेटर उसके पास पहुंचेगा तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे केस में एक्सेप्टेंस ज़िंदगी भर ना होता, ठीक है। तो पहली बात हमें ये दिमाग में रखना है कि जब हम बाय पोस्ट अपनी बात को पहुंचा रहे हैं किसी से, तो वो जब इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन पहुंच गया, डिस्पैच्ड हो गया, मतलब मानो कलकत्ता से वो चिट्ठी को जाना है मुंबई, तो कलकत्ता से जब वो चिट्ठी निकल गया, तब वो हमारा हो गया एक्सेप्टेंस। अब वो एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट हुआ? प्रपोज़र के अगेंस्ट हुआ, कि प्रपोज़र की तरफ जाने के लिए हमने तो ऑफ़र को चिट्ठी को भेज दिया। अब बीच रास्ते में क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, ये तो किसी के हाथ में भी नहीं है। लेकिन एक्सेप्टर के साइड से एक्सेप्टर को जितना करना था उसने कर दिया। उसने ठीक एड्रेस लिखा, प्रॉपरली स्टैम्प्ड किया, फिर जहाँ पे उसको भेजना था लेटर को भेजा। अब लेटर कलकत्ता से बाहर भी हो गया, मतलब वो कंपनी लेटर को लेके चला गया मुंबई पहुँचाने के लिए। तो वो लेटर जब कलकत्ता से बाहर चला गया, तो वो हो गया एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोज़र, ठीक है। This rule was applicable at one point of time to
एक्सेप्ट बीइंग सेंड बाय टेलीग्राम ऑल्सो। सिर्फ हम लेटर की बात करें, सिर्फ लेटर नहीं, अगर टेलीग्राम से भी अगर हम किसी को कुछ भेजते हैं तो उसमें भी ये रूल हमारा लागू होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड में हम जिस भी तरीके से अपनी बात को पहुंचाते हैं उसमें ये रूल अप्लाई होगा। इंस्टेंटेनियस मेथड में तो डायरेक्ट हो रहा है, 5 मिनट में 10 मिनट में बात पहुंच रहा है, लेकिन इसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है। ठीक है, इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट द एक्सप्रेशन इन course of transmission means the letter having been dispatched by post। जब हमारा लेटर डिस्पैच्ड हो गया पोस्ट के द्वारा तो वो हम मानेंगे कि हमारा एक्सेप्टेंस का खबर प्रपोजर तक पहुंच गया है। तो इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है डिस्पैच्ड बाय द पोस्ट। ठीक है, आई रिपीट, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ही है कि वो लेटर डिस्पैच्ड हो गया है बाय पोस्ट। ठीक है, this rule was first propounded in 1818 in the case of Adams versus Lindsay, and after much debate, it was finally confirmed by the Court of Appeal in 1879 in Household Fire and Carriage Accident Insurance Company Limited versus Grant। तो ये जो पहली दफ़ा इसको इस केस में हुआ था, पहले दफ़ा इस पॉइंट को इस केस में माना था, तो ये जितना पहला केस है ना, इसको अगर हम लोग आंसर्स में लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर बहुत एनहेंस करेगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम ऐसे पढ़ने के वक्त जैसे हमारा फर्स्ट केस ये था, फर्स्ट केस वो था, तो उसको कॉपी में लिख के याद करने के लिए। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस में हमारा पहला केस था एंटोरिस का केस। अब नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड में हमारा पहला केस है एडम्स वर्सेस लिंडसे। पहला केस था, वो डिबेट के बाद हम कंफर्मेशन किए उस पॉइंट का, हाउस होल्ड फायर एंड कैरेज एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस ग्रांट। तो क्या था द लॉजिक ऑफ दिस रूल, मतलब ये जो जब हमारा लेटर डिस्पैच्ड हो गया पोस्ट से उसको हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। तो ये जो रूल है इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कि लेटर डिस्पैच्ड हो गया जाने के लिए। ठीक है, the logic of this rule is questionable, but it was undoubtedly necessary for the court to establish some definite rule when it comes to postal acceptance। postal acceptance में थोड़ा सा तो रिस्क है, लेकिन हमें एक रूल भी तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो अनसर्टेनिटी होगा। ठीक है, one of the more obvious consequences of the postal acceptance rule is that the offerer must bear the risk of the letter of acceptance being delayed or lost। तो इसमें रिस्क उठाएगा कौन? एक्सेप्टर, नहीं ऑफरर। ऑफरर चाहे तो मेंशन भी तो कर सकता है कि नहीं तुम मुझे नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड से नहीं, इंस्टेंटेनियस मेथड से एक्सेप्टेंस दोगे। अगर ऐसा बात ऑलरेडी ऑफरर ने बता दिया है तो उसमें रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन अब ये बताया ऑफरर ने कि ठीक है नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड में हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो रिस्क उठाएगा कौन? ऑफरर। की डिले भी हो सकता है और वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गुम भी हो सकता है, खो भी सकता है। तो ये रिस्क उठाएगा एक्चुअली ऑफरर फॉर द डिले एंड द लॉस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पोस्टिंग द एक्सेप्टेंस लेटर पुट्स इट इनवेरिएबली आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ऑफरी कम एक्सेप्टर। अब ये हम बार बार जो बोल रहे हैं इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? जब हम कोई लेटर दे देते हैं, जमा कर देते हैं पहुंचाने के लिए कहीं पे, तो वो हमारे हाथ से निकल गया, हम उसको वापस और नहीं लेके आ सकते कि मैंने आपका जो लेटर आपको दिया था पहुंचाने के लिए, यहाँ पे वो लेटर आप हमें वापस दो। लेके आ सकते हैं, कभी भी लेके नहीं आ सकते। वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया तब कि इसने ये लेटर इतने टाइम में हम लोगों को दिया था यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो वो एक्सेप्टर के साइड से भी क्या होता है कि जैसे वो एक्सेप्टर के हाथ से निकल गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो वो अब ऑफरर तक पहुँचेगा। तो इसमें तो और एक्सेप्टर के पास कंट्रोल नहीं है कि वो फिर से वापस ला सकता है और ऑफरर तक नहीं पहुँचा सकता। जैसे टेलीफोन कॉल में एक बार ऑफरर ने अपना बात बोल दिया और उसी टेलीफोन कॉल में ऑफरी ने, एक्सेप्टर ने भी अपना एक्सेप्टेंस दे दिया,
तो जब हम टेलीफोन कॉल में ऑलरेडी बोल दिए कि हाँ आपका ऑफ़र हमें मंजूर है, तो वो मेरे मुंह से ऑलरेडी वर्ड्स निकल गया, हम उसको वापस नहीं लेके आ सकते। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो लेटर हम पोस्ट कर रहे हैं, एक बार एक्सेप्टर ने उस लेटर को पोस्ट कर दिया तो वो ऑफरर के मतलब ऑफरी के आउट ऑफ कंट्रोल निकल गया। तो जब वो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफरी के निकल गया तो उसको हम मान सकते हैं कि एक्सेप्टेंस का खबर ऑफरी तक भी जाएगा, ऑफरर तक भी जाएगा। आई रिपीट, जब हम इस पोस्ट लेटर कर किसी लेटर को पोस्ट करते हैं तो वह एक्चुअली ऑफरी के कंट्रोल के बाहर चला जाता है। एक बार पोस्ट किया हुआ लेटर को फिर से ऑफरी वापस नहीं लेके आ सकता कि मुझे अभी वो भेजना नहीं है, आप दे दो। एक बार लेटर निकल गया दिल्ली के लिए, फिर से हम लेके आ सकते हैं उस लेटर को दिल्ली से? नहीं ना। तो वो एक बार निकल गया मतलब वो निकल ही गया, ऑफरी का और पावर नहीं है, कंट्रोल नहीं है उसको लाने के लिए। तो एक बार जो हाथ से निकल गया मतलब ऑफरी के कंट्रोल से निकल गया तो वो हम मानेंगे कि वो ऑफरर तक पहुंचेगा, ये बात। तो जब वो डिस्पैच्ड हो गया वो हमारा एक्सेप्टेंस है फ्रॉम द एक्सेप्टर साइड टू द ऑफरर। तो ऑफरर को वो मानना पड़ेगा कि हाँ हमने एक्सेप्टेंस कर लिया। ठीक है, अच्छा। Now, considering the risk involved on the part of the offerer, it may be said that if he wants to avoid the risk, he may stipulate in his offer the prescribed mode of communicating the acceptance following provision subsection 2 of section 7. ठीक है, अगर ऑफरर रिस्क नहीं उठाना चाहता तो वो प्रिस्क्राइब्ड मोड को मेंशन कर सकता था कि मुझे नॉन इंस्टेंटेनियस से नहीं इंस्टेंटेनियस मेथड से एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है, इन दिस केस द कोर्ट ऑफ अपील मतलब ग्रांट, वो जो हाउस होल्ड फायर एंड कैरेज एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस ग्रांट, उस केस में किया हुआ। इन केस द कोर्ट ऑफ अपील हेल्ड दैट द डिफेंडेंट ग्रांट हु हैड अप्लाइड फॉर शेयर्स इन द कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई किया था एंड टू हुम अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट कि कितना शेयर मिलेगा हैड बीन पोस्टेड, दूसरा कंपनी पोस्ट किया कि इतना शेयर ग्रांट आपको मिलेगा, हैड बीन पोस्टेड बट विच हैड नॉट रीच्ड हिम, जो लेटर ग्रांट तक पहुंचाया ही नहीं मतलब पहुंच ही नहीं पाया वो लेटर, वॉज नेवरदीलेस लायबल एज अ शेयर होल्डर। तो जिस कंपनी ने उस लेटर को भेजा था वो अभी और लायबल नहीं होंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी भेज के वो लेटर भेजा था कि इतना शेयर आपको मिलेगा, और वो एक बार जो भेज दिया वो तो और कंपनी के हाथ में नहीं है कि आप फिर से लेटर को वापस लेने के नहीं कि हम ऐसा लेटर डिस्पैच नहीं करना चाहते। द लीगल इफेक्ट ऑफ दिस कोर्ट ऑफ अपील डिसीजन इज दैट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर, ऑफर के अगेंस्ट मतलब ऑफरर के खिलाफ। तो मतलब ऑफरर तक ये कैसे समझेंगे कि ऑफरर को ये बात पता चल गया जब एज सुन एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। तो ऑफरर के खिलाफ कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट है? जब वो लेटर पोस्ट कर दिया गया। आई रिपीट, ऑफरर के खिलाफ हमारा एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब वो लेटर पोस्ट में डाल दिया गया है। A binding contract takes place between the parties even if the letter of acceptance is delayed or lost in transaction. एक बार पोस्ट में लेटर डाल दिया गया ऑफरर, तो वो एक्सेप्टेंस हो गया ऑफरर के अगेंस्ट। अब वो ऑफरर नहीं बोल सकता आपने तो एक्सेप्टेंस ही नहीं दिया। ठीक है, ऑफरर ये नहीं बोल सकता। तो ऑफर के पास विथ क्लियर इंटेंशन था कि हमने पोस्ट में डाल दिया, वो ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो गया क्योंकि अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। देन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अराइज, तब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा। लेकिन वो मन ही मन हम लेटर अपने पास रख दिए, एक्सेप्टर खुद के पास ही रख दिया, एक्सेप्टर पोस्ट में डाला नहीं और वो चिट्ठी पहुंचाया ही नहीं कभी भी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। एक्सेप्टर अपने चिट्ठी को, अपने एक्सेप्टेंस की बात को पोस्ट में डाल दिया, एक बार डालने के बाद वो एक्सेप्टेंस हो गया ऑफरर के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब उसको ऑफरर भी अभी चेंज नहीं कर सकता। कैसे ऑफरर चेंज करेगा? ऑफरी ने तो अपना काम कर दिया, लेटर को तो पोस्ट कर दिया, तो ऑफरर को भी मानना पड़ेगा कि वो हमारा एक्सेप्टेंस है।
तो ऑफरर कब मानेगा एक्सेप्टेंस हुआ, जब हमारा लेटर डिस्पैच्ड हो गया। ठीक है, तो ऑफरर के पास वो खबर या फिर ऑफरर कब मानेगा कि एक्सेप्टेंस हो गया, जब वो लेटर डिस्पैच्ड हो गया, जब वो ऑफरी के कंट्रोल से बाहर आ गया। ठीक है, where however the delay or loss is due to the fault of the acceptor, as perhaps in the case of an acceptance which is incorrectly addressed or insufficiently stamped. The rule is that it will only take effect and when it is received by the offerer, provided the offer is still in force by them or is received within a रीजनेबल टाइम। आई रिपीट, जब हमारा डिले हुआ या फिर लॉस हुआ, किसके कारण, एक्सेप्टर के कारण, क्योंकि एक्सेप्टर हमारा गलत एड्रेस लिखा है, ठीक ठाक डेट नहीं दिया है, कुछ भी ऐसा हुआ है जो एक्सेप्टर ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, तब क्या होगा, मानो बुधवार को लेटर पहुंचना था, वो पहुंचा हमारा फ्राइडे को, वेडनेसडे ना पहुंचे, हमारा लेटर पहुंचा फ्राइडे। उस केस में वो ऑफर स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है और वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। कौन, ऑफरर, कि चलो ठीक है बुधवार पहुंचना था, फ्राइडे पहुंचा, हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस मेथड और नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड को आई होप पता चल गया होगा कि एक्चुअली इन दोनों प्रोसेस में से हमें मतलब क्या समझ में आया। तो ये दोनों पार्ट ही है एक्सप्रेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का, कि जब हम एक्सप्रेसली कम्युनिकेट करते हैं एक्सेप्टेंस को तो हमारा क्या क्या कंसिक्वेंसेस आता है। तो इंस्टेंटेनियस मेथड में तो हमारा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, इंस्टेंटली हम बता रहे हैं और एक्सेप्टर को तभी पता चलता है कि ऑफरर तक ये बात पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा है तो फिर से कोशिश करता है पहुंचाने के लिए। सेकेंड, इन द नॉन इंस्टेंटेनियस केस देयर इज अ रिस्क फैक्टर, और वो रिस्क फैक्टर उठाता है ऑफरर। अगर वो ऑफरर रिस्क फैक्टर उठाना नहीं चाहता है तो वो इंस्टेंटेनियस मेथड को मेंशन कर सकता है अपना ऑफर पे कि मुझे एक्सेप्टेंस इसके हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो कैसा रिस्क फैक्टर, मानो ऑफरर ने बाय पोस्ट कुछ एक्सेप्टेंस की बात लिख के वो पोस्ट कर दिया और वो लेटर पोस्ट करने के बाद जब डिस्पैच्ड हो गया, आउट ऑफ द ऑफरी हो गया, मतलब ऑफरी के कंट्रोल के बाहर हो गया वो लेटर, तो वो प्रपोजर को भी मानना पड़ेगा कि हाँ ये एक्सेप्टेंस हुआ है। ठीक है, तो उस केस में मतलब नॉन इंस्टेंटेनियस केस के हम कैसे मानेंगे एक्सेप्टेंस हुआ है, व्हेन द लेटर इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब जब वो लेटर डिस्पैच्ड हो गया बाय पोस्ट। इस मतलब क्या है कि डिस्पैच्ड बाय द पोस्ट हो गया, लेटर को भेजने से क्या होता है, मतलब वो एक्चुअली एक्सेप्टर के कंट्रोल से बाहर हो गया। एक्सेप्टर अब वो लेटर को वापस बुला के अपने पास नहीं रख सकता। तो जब उसने एक्सेप्टर ने लेटर को पोस्ट कर दिया और वो डिस्पैच्ड भी हो गया तो वो एक्सेप्टेंस हो गया ऑफरर तक। ठीक है, वो उस एक्सेप्टेंस को ऑफरर को भी मानना है। अब वो बीच रास्ते में वो लेटर ऑफरर तक नहीं पहुंचा कि डिले हुआ, इसका जिम्मेदारी एक्सेप्टर नहीं लेगा। लेकिन हाँ, अगर एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टर की वजह से अगर मतलब गलत लिखा पता या फिर डेट गलत लिखा, कि ऐसा कुछ गलत लिखने के कारण डिले आया कि पहुंचा नहीं, तब एक्सेप्टर फिर से जिम्मेवार होगा और एक्सेप्टर को फिर से अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, जब गलती एक्सेप्टर की है कि एक्सेप्टर खुद कुछ ऐसा गलत लिखा जिस वजह से वो डिले हुआ कि नहीं पहुंचा है, तब जिम्मेवार एक्सेप्टर होगा और एक्सेप्टर को फिर से अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। अदरवाइज नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड में होता क्या है, जब एक्सेप्टर बाय पोस्ट अपना एक्सेप्टेंस दे देता है और वो पोस्ट डिस्पैच्ड भी हो जाता है, उस केस में प्रपोजर को भी मान लेना पड़ता है कि हाँ वो एक्सेप्टेंस हो गया है ऑफर का। ठीक है, अच्छा,
तो 5 ऑलरेडी लीगल प्रिंसिपल हमने एलाबोरेटली कंप्लीट किया. अब हम 6 लीगल प्रिंसिपल को पढ़ेंगे. वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन व्हाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग. मतलब ऑफर के जिंदा होने तक एक्सेप्टेंस दिया जा सकता है. ऐसा नहीं ऑफर भी लैप्स हो गया उसके बाद हम दे रहे हैं एक्सेप्टेंस का. Not possible. The acceptance must be made while the offer is still in force. That is before the offer lapse. Lapse होने के पहले acceptance को देना है. Acceptance made after the offer have been withdrawn is invalid. It may be mentioned in this context that in the offer should a time limit is stipulated within which the offer is to be accepted and the acceptance communicated, then in such an event the offer should be accepted. मतलब एक टाइम मेंशन किया गया है कि इस टाइम के अंदर हमें एक्सेप्टेंस देना है, या फिर कुछ प्रिस्क्राइब्ड मोड मेंशन किया गया है कि इस मोड के अकॉर्डिंग हमें अपना एक्सेप्टेंस देना है, तो हमें एक्सेप्टेंस उसके हिसाब से ही देना है एंड विद इन दैट रीजनेबल टाइम. When no time is prescribed, the offer must be accepted and communicated within a reasonable time. With the relevant case laws on this point is Ramsgate Victoria Hotel Company versus Montefiore. ठीक है. तो रिजनेबल टाइम जब हमारा कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया गया कि 1 महीने में देना है कि 2 महीने में देना है कि 15 दिन में देना है, ऐसा कुछ टाइम मेंशन नहीं किया गया कि एक्सेप्टेंस कब देना है, तो उस केस में हमें रिजनेबल टाइम. अब रिजनेबल टाइम क्या है? एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग होता है. ठीक, कि जैसा केस हमारा है, जिस सर्कमस्टांस के ऊपर हमारा केस बना है, उस अकॉर्डिंग हम अपना रिजनेबल टाइम को फिक्स करेंगे. तो उसके रेलिवेंट केस लॉज है राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफ्यूरे 1866 का केस. ठीक है. तो 6 लीगल प्रिंसिपल हमें बताता है कि जब तक हमारा ऑफर सब्सिस्ट कर रहा है उसके बीच हमें एक्सेप्टेंस देना है, नॉट आफ्टर द लैप्स ऑफ एन ऑफर. ठीक है. 7th हमारा क्या बताता है प्रिंसिपल? एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर. बहुत बार हमने इसको एलाबोरेटली पढ़ा है कि जिसके पास ऑफर का नॉलेज नहीं है वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता उस ऑफर का. एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड द ऑफर नॉर कैन एन एक्सेप्टेंस बी मेड विदाउट having the knowledge of the offer. In either case, it will not yield a binding contract between the parties. Reference case laws is लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913. तो आप सभी देखें कि ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त की लीगल प्रिंसिपल की एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी मेड विद द इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, कितने बार हम टकराए इस पॉइंट को. ठीक है. आई होप अभी तक तो सबका याद हो जाना चाहिए कि एक्सेप्टेंस के लिए लीगल प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, वैलिड ऑफर के लिए लीगल प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए. हाँ, केस लॉज याद ना भी हो सकता है, बट आई होप इतना दूर सबको समझ में आ गया. अब मतलब आंख बंद करके भी हम ये बता सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, किस किस प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. These are the legal principles of valid offer and these are the legal principles of valid acceptance. I hope हमारा 7 लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस ख़त्म हुआ और सभी को समझ में आया विद ऑल दैट एलाबोरेट की प्रोसेस की प्रिस्क्राइब्ड मोड क्या है, कंडीशंस क्या है, प्री रिक्विजिट कंडीशंस क्या है, इंस्टेंटेनियस मेथड क्या है, नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड क्या है, सब कुछ विद केस लॉज आई होप समझ में आया. अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, कि इस केस लॉज में समझ में नहीं आया, तो फिर से मैं मेरी नेक्स्ट क्लास में समझाने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअली वो है क्या. एंड जो क्वेश्चन मैं इस क्लास में दी हूँ दैट इज़ ऑन इंस्टेंटेनियस मेथड, मैं ये भी बता दे रही हूँ, तो उसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा. तो आई विल चेक एंड आई डेफिनेटली से कि वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड देयर रिवोकेशन, कि कब कैसे हमारा ऑफर कम्युनिकेट हो गया और कब हम उसको रिवोक कर सकते हैं. तो दिस ऑल आर मेंशन्ड इन सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. At this point, the importance of communications in the field of law of contract may be emphasized and discussed as follows. कि ऑफर का कम्युनिकेशन या फिर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में.
An offer and its acceptance be complete and binding on the parties inter alia, बीच में कब पॉसिबल है? मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ईच अदर, चाहे वो ऑफर ही हो या फिर एक्सेप्टेंस हो, दोनों पार्टी में वो कम्युनिकेट होना ज़रूरी है. बाय कम्युनिकेशन इट इज़ मीन्ड दैट बोथ offer and its acceptance must duly brought to the notice of the respective parties. According to the contract law, unless an offer is communicated to the offeree, it cannot be accepted. जब तक ऑफरन ने अपना ऑफ़र को कम्युनिकेट नहीं किया है तो उसके ऊपर एक्सेप्टेंस कोई भी नहीं दे सकता. ठीक उसी प्रकार ऑफर, जिस तरीके से ऑफ़र का कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होगा ऑफरर तक. ठीक है, तो दोनों पार्टी के सामने ही एक दूसरे का बात आना, कम्युनिकेट करना इज़ द राइट वे इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है. अच्छा, अब आप लोग बताएंगे कि an acceptance in ignorance of the offer is not accepted and does not create any right. तो एक्सेप्टेंस इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर के बगैर ही हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो इसका लॉ के सामने कोई वैल्यू नहीं है. तो इसका बहुत ही एक फेमस केस लॉज है. तो वो केस लॉ क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब हम विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते. ठीक है. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 3 हमें क्या बता रहा है. Section 3 states that the communication existence, the consequence shall be the same where a contract is effected through fax or email. Again, if a person shouts to another across the road, sorry, मैं फिर से इंस्टेंटेनियस मेथड को ही रिपीट कर रही थी. एक्चुअली लूज पेज में आई हैव मेड माई नोट्स, तो देयर इज़ अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट. सॉरी फॉर दैट. सेक्शन 3 क्या बता रहा है, फिर से पढ़ेंगे. रियली इट्स माई फॉल्ट, प्लीज़ पार्डन मी. गलती हो जाता है, हम भी इंसान हैं इतना सारा नोट्स बनाने में. ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ फोकस. सेक्शन 3 क्या बताता है? दिस सेक्शन स्टेट्स दैट द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, सबका कम्युनिकेशन, चाहे वो ऑफर बनाना या फिर एक्सेप्टेंस का होना या फिर रिवोकेशन का होना, ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस आर डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट और omission of the party proposing, accepting and revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance और रिवोकेशन. तो इस रिवोकेशन को बताना या फिर एक्सेप्टेंस को बताना या फिर ऑफर को बताना, ये हमारा एक एक्ट है. ठीक है, एक्ट और omission है. From the above provision of section 3, it's clear that the section specifies as to how a proposal, acceptance and their subsequent revocation may be communicated, that is by any act or omission. किसी भी एक्ट या फिर omission के द्वारा ही हम ये बोल सकते हैं क्या कि ऑफर का कम्युनिकेशन या फिर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन या फिर रिवोकेशन का कम्युनिकेशन. ठीक है, बाय एन एक्ट और बाय एन omission. सेक्शन 4 क्या बताता है? दिस सेक्शन लेज डाउन द रूल्स एज टू व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी कंप्लीट. कब? It may be noted in this context that when the parties are at a distance and the offer and acceptance are made by non-instantaneous method, then the rules contained in section 4 and 5 will apply. जब नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है तो सेक्शन 4 एंड 5 अप्लाई होगा. कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट. The communication of an offer is complete when the moment it comes to the knowledge of the person to whom it is made. तो हम अपना ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब मानेंगे? जब हम जिससे ऑफर कर रहे हैं उसके पास नॉलेज आ गया. जिस मोमेंट वो नॉलेज ऑफरी के पास आ गया तब हम मानेंगे कि हमारा ऑफर कंप्लीट है. तो ऑफरर जब अपने ऑफर को ऑफरी को बोल रहे हैं और ऑफरी के पास जब से उसका नॉलेज आ गया तब से वो ऑफर
कम्युनिकेट हो गया ऑफरी तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए proposes by a letter to sell his house to B at a certain value। एक कुछ रुपए में ए ने प्रपोज किया कि वो अपना मकान बेचना चाहता है बी को। द लेटर इज पोस्टेड ऑन 1 जनवरी। ए ने इस बात को एक लेटर पे लिखा और पोस्ट किया 1 जनवरी को एट 10 AM। 10 बजे ए ने इस बात को कि हम अपना मकान कुछ रुपए में बी तुमको बेचना चाहते हैं। 1 जनवरी 10 बजे इस लेटर को पोस्ट किया ए ने। इस लेटर पहुंचा बी के पास 3 जनवरी 3 PM को, ठीक है। दोपहर 3 बजे ये लेटर बी के पास पहुंचा। तो द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफरर फ्रॉम द साइड ए के तरफ से कब कंप्लीट होगा? जब बी ने रिसीव किया उस लेटर को, दैट इज ऑन 3 जनवरी, ठीक है, 3 PM। तो ए भेज दिया लेटर को 1 जनवरी 10 बजे और बी रिसीव किया उस लेटर को 3 जनवरी 3 बजे। तो बी जब रिसीव किया उस टाइम से बी का नॉलेज हो गया ऑफर के बारे में, ठीक है। तो ए ने अपना बात बता दिया बी को, नॉलेज में आ गया, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अब कब कंप्लीट होगा? Communication of acceptance is completion is to be examined and analyzed from the perspective of the proposer and the acceptance। तो ऑफर तो यहाँ पे ऑफरर हो रहा है, एक ही साइड से हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्टर की कोई बात नहीं है। लेकिन एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट है वो हम दोनों तरीके से जानेंगे, दोनों तरफ से जानेंगे। मतलब एक्सेप्टर की तरफ से कब कंप्लीट है और प्रपोजर की तरफ से कब कंप्लीट है, ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात, ठीक है। प्रपोजर पहले पढ़ेंगे हम एज अगेंस्ट द प्रपोजर, कि प्रपोजर के हिसाब से कब ये कंप्लीट है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम बाय द एक्सेप्टर सो एज इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। जब एक्सेप्टर ने अपना बात भेज दिया पोस्ट के द्वारा एंड वो पोस्ट डिस्पैच्ड भी हो गया, लेटर डिस्पैच्ड भी हो गया, मतलब वो एक्सेप्टर के हाथ से निकल गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एक्सेप्टर से, तब हम मानेंगे कि वो कम्युनिकेट हो गया प्रपोजर के अगेंस्ट, ठीक है। सेम एज नॉन इंस्टेंटेनियस मेथड। The expression when it is put in a course of transmission means when a letter of acceptance is posted as to beyond the control of the acceptor। जब हमने उसको पोस्ट कर दिया तो मेरे हाथ से वो निकल गया, अब मैं उसको वापस नहीं लेके आ सकता, मतलब इट्स टोटली आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर। Thus, an acceptance is deemed to be complete as against the proposer so as to bind him in the contract। proposer को भी एक पार्टी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि लेटर को पहले पोस्ट करना, ठीक है, मतलब वो एक्सेप्टर के हाथ से निकल गया। The proposer, in other words, becomes bound by the contract from the point of time the letter of acceptance is put in a course of transmission to him by the offeree। तो एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑफरर तब पार्टी बनेगा जब उस एक्सेप्टर ने अपने लेटर को पोस्ट में पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन डाल दिया, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज दैट लॉस्ट ऑफ द लेटर इन पोस्ट या फिर लेट डिलीवरी और मिसकैरेज विल नॉट इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी को वो अब क्वेश्चन नहीं कर सकता कि डिले क्यों हुआ, कि गुम कैसे हो गया, नहीं। एक बार एक्सेप्टर के हाथ से निकल गया, आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया एक्सेप्टर से, तो प्रपोजर को भी वो मानना पड़ेगा कि हाँ ये एक्सेप्टेंस हो गया है। अच्छा, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर अब हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब हुआ। हमने ये बात ऑफरर तक पहुंचा दिया, अब मैंने ये बात जो ऑफरर तक पहुंचा कि हाँ चलो आपका ऑफर मैंने मान लिया,
तो जिसको पहुंचाया उसके हिसाब से भी तो हमारे पास कुछ आंसर आया, ठीक है। अब हम रेडी है कि इसके ऊपर कंसिडरेशन लगाने के लिए, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम आपको बोलेंगे, तो ऐसा कुछ तो ऑफरर के साइड से भी एक्सेप्टर के बाद पास आएगा, एक्सेप्ट करने के बाद। तो वो एक्सेप्टर अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट है, उसको पहले जानेंगे। The communication of acceptance is complete as against the acceptor only when it comes to the knowledge of the offerer. That is, only when the letter of acceptance is received by the proposer. एक्सेप्टर ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया और वो लेटर पहुंच गया ऑफरर तक। तो जब वो लेटर ऑफरर तक पहुंचा तो वो हम मानेंगे कि वो अगेंस्ट द एक्सेप्टर एक्सेप्ट हो गया। अब चाह के भी एक्सेप्टर उसको चेंज नहीं कर सकता कि मैंने तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं भेजा या फिर मैं आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अगेंस्ट द प्रपोजर कब हमारा एक्सेप्टेंस होगा, जब एक्सेप्टर उसको पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, डिस्पैच होने के लिए भेज देगा। तो जब एक्सेप्टर उसको डिस्पैच होने के लिए भेज देगा तो वो प्रपोजर के साइड से एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और जब एक्सेप्टर ऑफरर तक ये खबर पहुंच गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तब हम मानेंगे कि वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। Acceptor becomes bound by his acceptance only when his letter of acceptance reaches the offerer. तो अब एक्सेप्टर कब पार्टी होगा, कब बाउंड होगा, जब उसका लेटर ऑफरर तक पहुंचेगा, तब एक्सेप्टर बाउंड होगा टू बी अ पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। आई रिपीट, एक्सेप्टर का लेटर जब ऑफरर तक पहुंचेगा, जब ऑफरर रिसीव करेगा एक्सेप्टर का लेटर, तब से एक्सेप्टर एक पार्टी होगा, बाउंड होगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब इलस्ट्रेशंस के साथ हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस को कब हम कंप्लीट मानेंगे। इतना सारा तो पढ़े, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन है अगेंस्ट द एक्सेप्टर, अगेंस्ट द प्रपोजर की क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। तो पूरा एक इलस्ट्रेशन से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ए प्रपोजेस थ्रू अ लेटर टू सेल हिज हाउस टू बी एट सर्टेन प्राइस। ए ने तय किया, ठीक है, कि एक सर्टेन प्राइस में बी को हम अपनी मकान को बेचना चाहते हैं। तो ये बात ए ने एक लेटर पे लिखा और वो पोस्ट किया 1 जनवरी एट 10 PM या फिर 10 AM, ठीक है, सुबह के 10 बजे, 1 जनवरी सुबह के 10 बजे ए ने ये बात लेटर पे लिखे पोस्ट कर दिया। बी ने दिस कम्युनिकेशन ऑफर इज कंप्लीट, ये जो कम्युनिकेशन बी ए ने किया, तो ये कब कंप्लीट होगा, जब बी रिसीव करेगा वो लेटर। तो बी रिसीव किया 3 जनवरी को 3 PM बजे, ठीक है। तो पहली बात, ये जो ए ने ऑफर किया कि उसने ये मकान, उसका मकान बेचना है बी को एक सर्टेन प्राइस में, तो ये बात उसने 1 जनवरी को लिखा 10 बजे और भेजा भी 1 जनवरी 10 बजे में, ठीक है। तो 1 जनवरी 10 बजे में ए ने इस लेटर को पोस्ट किया, ठीक है। ए हुआ हमारा ऑफरर। अब ये बात बी तक, जो हमारा ऑफरी है, कैसे कम्युनिकेट होगा, जब बी के पास ये लेटर पहुंचेगा। तो बी कब रिसीव किया, 3 जनवरी 3 PM में बी ने इस लेटर को रिसीव किया। तो हम मानेंगे कि बी के तरफ से ये कम्युनिकेट टू बी हो गया, ए ने बी को कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। बी एक्सेप्ट्स एज लेटर सेंड बाय पोस्ट। अब दूसरा एग्जाम्पल, बी एक्सेप्ट एज लेटर सेंड बाय पोस्ट ऑन 5 जून एट 2:30 PM। ए ने बी को एक दूसरा लेटर भेजा 5 जून में 2:30 को, ठीक है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ए। अगेंस्ट द ए ये एक्सेप्टेंस
कब हमारा कंप्लीट होगा? व्हेन द लेटर इज पोस्टेड ऑन 5th जून एट 2:30 PM। पहले से फिर से आई रिपीट, ए ऑफरर है, ठीक है, ये पूरा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे, या फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगी। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि इसको मुझे भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई होप आपको 2-3 बार शायद वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेशंस बेस्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वेश्चन देता है। तो ए ऑफरर अपना ऑफर को 1 जनवरी 10 AM को पोस्ट किया। वो लेटर बी ऑफरी है तो रिसीव किया 3 जनवरी 3 PM को, ठीक है। तो ए ने कम्युनिकेट कर दिया बी को अपने ऑफर के बारे में। तो हम कब कहेंगे कि ए का कम्युनिकेशन हो गया? जब बी ने रिसीव किया उस लेटर को। कब रिसीव किया? 3 जनवरी 3 PM। 3 जनवरी 3 PM हम कहेंगे कि ऑफरर कम्युनिकेट कर दिया अपने ऑफर को, ठीक है। अब बी को ऑफर मिल गया, ऑफर का कम्युनिकेट बी के पास हो गया। अब बी को अपने एक्सेप्टेंस को देना है ए को, देना तो है, ऑफर ए ने किया, अब बी को एक्सेप्टेंस देना है। अब बी ने 5 जून एट 2:30 PM अपना बात एक लेटर पे लिखा और पोस्ट किया, ठीक है। अब हम कब मानेंगे कि ए के पास वो खबर पहुंचेगा? जब बी ने 5 जून 2:30 को लेटर को पोस्ट किया। 2:30 PM 5 जून जब बी ने लेटर, अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया, तो वो कम्युनिकेट हो गया ए के पास कि हमने आपका लेटर एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर एक्चुअली रीचेस टू ए। अब ए के पास बी का भेजा हुआ लेटर पहुंचा 8 जून 11 AM को। भेजा उसने 5 जून को है, लेकिन वो एक्चुअली ए ने रिसीव किया 11 AM 8 जून को। Does the communication of acceptance is complete as against B? मतलब एक्सेप्टर के खिलाफ कब हमारा कम्युनिकेशन हो गया? वो जब ए ने रिसीव किया लेटर को, दैट इज 8 जून 11 AM, ठीक है। नाउ सपोजिंग ए रिवोक्स हिज ऑफर। अब ए रिवोक करना चाहता है कि अब ए का दिल नहीं है इस ऑफर को बनाने में। ही डिस्पैचेज अ लेटर ऑफ रिवोकिंग हिज ऑफर ऑन 4th जून एट 1 PM। उस बीच, ठीक है, 4th जून अब ए ने एक लेटर पहले भेज दिया था, मतलब 1 जनवरी के बाद 3 जनवरी एक्सेप्टेंस हुआ, 3 जनवरी के बाद 5 जून को बी ने अपना एक्सेप्टेंस भेजा था। तो उस 5 जून के पहले 4th जून ने ए ने अपना रिवोकेशन ऑफ लेटर भेजा था। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। तो अब 4th जून एट 1 PM ए ने अपना लेटर को, रिवोकेशन ऑफ लेटर भेजा। द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। सॉरी, बहुत ही एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में है, आई डोंट नो, बट शायद किसी चीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट होगा। अच्छा, डोंट फोकस ऑन दैट। तो 4th जून को ए ने अपना रिवोकेशन का बात लिख के उसने लेटर को पोस्ट कर दिया, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए। द पर्सन हु मेक्स द रिवोकेशन इज ऑन 4th जून एट 1 PM, दैट इज व्हेन द लेटर वाज डिस्पैच्ड, ठीक है। द लेटर रीचेस बी एट 2 PM on 4th June. The communication of revocation is complete as against B. The person to whom it is made is 5th June at 2 PM. That is when B receives the revocation of letter. तो यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल को मैं फिर से दोहराती हूँ। ए हमारा ऑफरर है, उसने 1 जनवरी 10 बजे अपना ऑफर को एक
लेटर पे लिख के पोस्ट किया और बताया और पोस्ट कर दिया। वो लेटर बी हमारा ऑफर ही है, बी के पास पहुंचा 3 जनवरी 3 PM को। जब बी ने एक्सेप्ट किया उस लेटर को, तब ए ऑफर को कम्युनिकेट किया बी को, तब हम मानेंगे। जब बी ने लेटर को एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, तो तब हम मानेंगे ए ने अपने ऑफर को कम्युनिकेट कर दिया बी को। ठीक है, अब बी के पास लेटर आ गया, अब बी को अपना एक्सेप्टेंस देना है। बी एक्सेप्टेंस दिया लेटर को लिख के 5 जून 2:30 PM को। तो ये जो एक्सेप्टेंस का बाद बी लिख के भेजा, तो ए के अगेंस्ट ये कंप्लीट कब है? जब बी ने 5 जून 2:30 PM को पोस्ट में डाल दिया, वो पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब बी ने उसको भेज दिया। ठीक है, अब ये तो अगेंस्ट द प्रपोजल, मतलब अगेंस्ट ए ये कम्युनिकेट कर दिया बी ने कि मैंने अपना एक्सेप्टेंस बता दिया। अब ये लेटर पहुंचा, 5 जून का लेटर पहुंचा ए के पास 8 जून 11 AM को। तो जब ए ने रिसीव किया वो लेटर बी का, तो वो अगेंस्ट द बी कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन कि हाँ, बी ने कम्युनिकेट अपने इस ऑफर के बारे में किया था। ठीक है, अब इस बीच मानो ए ने रिवोक करना चाहता है अपने लेटर को, तो जब ए अपना रिवोकेशन लेटर को भेजेगा और बी उस लेटर को रिसीव करेगा, जब भी रिसीव करेगा रिवोकेशन लेटर को, तब हम मानेंगे कि ए ने अपना रिवोकेशन की बात बी को बताया है। और बी जब उसके बदले में अपने आंसर्स देगा कि ठीक है आप रिवोक करना चाहते हैं, ठीक है, तो तब हम मानेंगे कि बी ने अपना सहमति ए के उस रिवोकेशन के ऊपर दिया है कि ठीक है आप जो चाहते हैं वही ठीक है। ठीक है, तो इस लेटर का बात विथ एग्जाम्पल पढ़ के हमें ये समझ में आया कि लेटर एक्चुअली जब रिसीव होता है तो तब हम अपना कम्युनिकेशन मानते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा पूरा हो गया। ठीक है, आई होप विथ एग्जाम्पल समझ में आया। मैं मतलब समझाने की कोशिश की हूँ विथ एग्जाम्पल। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ 1-2 बार वीडियो को देख के आप देखेंगे 1-2 बार। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर से मैं ट्राई करूँगी समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, लास्ट पार्ट हमारा बाकी है, वो है सेक्शन 5, जो कि डील करता है से रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल हम पहले भी ऑफर के टाइम में पढ़े थे कि कब हमारा लैप्स होता है। तो अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो इन जनरल जैसे ऑफ़र में हम पढ़े कि ऑफ़र के रिवोकेशन को देना है हमें एक्सेप्टेंस के पहले, ना कि एक्सेप्टेंस के बाद। ठीक उसी प्रकार प्रपोजल को भी हम जो रिवोक करना चाहते हैं वो हमको रिवोकेशन देना है एक्सेप्टेंस के पहले। अच्छा, हाँ, अब इसको एक इलस्ट्रेशंस के साथ समझते हैं कि रिवोकेशंस आफ्टरवर्ड्स एक्सेप्टेंस या फिर बिफोर एक्सेप्टेंस का क्या चक्कर है। ठीक है, ए प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल 50 bags ऑफ सुपीरियर ग्रेड ऑफ विट टू बी। ठीक है, ए प्रपोज किया एक लेटर लिख के कि मैं बेचना चाहता हूँ 50 bags ऑफ विट बी को। द ऑफर letter is posted on 1st January which reaches B on 3rd January। 1st जनवरी को ए ने उस लेटर को पोस्ट किया, बी के पास पहुंचा वो 3rd जनवरी। बी एक्सेप्ट किया प्रपोजल को और सेंड कर दिया 4th जनवरी को। तो 3 तारीख बी के पास पहुंचा, बी ने उस लेटर को एक्सेप्ट करके 4th जनवरी को अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया। द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस टू ए ऑन 6th जनवरी। तो 6th जनवरी को वो लेटर, एक्सेप्टेंस का लेटर जो बी भेजा था 4th जनवरी को, वो पहुंचा ए के पास 6th जनवरी को। ठीक है, नाउ सपोज ए विशेस टू रिवोक हिज प्रपोजल। अब ए रिवोक करना चाहता है अपने प्रपोजल को। ही मे डू सो, कब कर सकता है? बिफोर 4th जनवरी, क्योंकि 4th जनवरी को ही तो बी ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा था
क्योंकि 3 जनवरी वो ऑफ़र का लेटर बी के पास पहुंचा और वो 4 जनवरी को अपना एक्सेप्टेंस भेजा। तो 4 जनवरी के पहले ए को अपना रिवोकेशन लेटर पहुंचाना है बी को, ठीक है। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर 6 जनवरी। 6 जनवरी क्यों? 6 जनवरी क्या था? बी का जो एक्सेप्टेंस का लेटर है वो पहुंचा ए के पास 6 जनवरी, मतलब 4 जनवरी ने बी ने अपना एक्सेप्टेंस लिख के भेजा और वो लेटर पहुंचा 6 जनवरी को, ठीक है। अब ए को रिवोक करना है, उस लेटर को भेजना है 4 जनवरी के पहले, ठीक है। अब बी रिवोक कर सकता है अपना एक्सेप्टेंस 6 जनवरी से पहले। बी ने अपना एक्सेप्टेंस 4 जनवरी को लिखा। अब बी का भी माइंड चेंज हो गया कि नहीं, हम इसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, तो वो 6 जनवरी के पहुंचने से पहले बी को अपना रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर लिख के भेजना है, ठीक है। Thus, it may be noted in this context that after posting the letter of acceptance, if the acceptor wants to revoke his acceptance, he may send his revocation of acceptance by a speedier mode. क्योंकि 4 तारीख को ऑलरेडी बी ने अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया था और वो एक्सेप्टेंस का लेटर प्रपोजर के पास पहुंचा 6 तारीख को। अब इस 4 से 6 तारीख के बीच बी ने अपना माइंड सेट चेंज किया कि नहीं, मुझे इसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं देना है, मुझे इसको चेंज करना है, आई वांट टू रिवोक। तो 6 तारीख से पहले मतलब किसी भी मोड से बी को अपने रिवोकेशन के लेटर को ए तक पहुंचाना है, तो वो ओनली पॉसिबल है बाय चूजिंग अ स्पीडियर मोड, ठीक है, कि 5 तारीख को या फिर 6 तारीख के सुबह को ये लेटर पहुंचेगा। तो एक्सेप्टेंस के लेटर के पहले ही अगर रिवोकेशन के लेटर पहुंच गया तो हम मानेंगे कि हमारा रिवोकेशन पहले हुआ, नॉट कि एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस देने के बाद भी या फिर कम्युनिकेशन के बाद भी देयर इज़ अ चांस, हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहता है टू रिवोकेशन के नॉलेज को पहुंचाने के लिए। लेकिन रिवोकेशन के नॉलेज को हमें पहुंचाना है एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के पहले, तो वो हम बाय स्पीडियर मोड, किसी भी स्पीडियर मोड को चूज़ करके वो बात हम एक दूसरे से पहुंचा सकते हैं कि आई वांट टू रिवोक, या फिर मतलब प्रपोजर रिवोक करना चाहते हैं या फिर एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, ठीक है। आई होप इतना दूर क्लियर हो गया होगा शायद कि कब कम्युनिकेशन किसी के पास पहुंचता है, वो चाहे वो ऑफ़र का ही हो चाहे वो एक्सेप्टेंस का ही हो। ठीक उसी प्रकार एक रिवोकेशन का भी नॉलेज कब दे सकता है या फिर कब एक दूसरे को पहुंचा सकता है, ठीक है। आज का क्लास बहुत ही लेंदी था, बहुत नए कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़े, इसमें शायद समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, एज मैं भी ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम वेरी न्यू कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए मैं जो बोलना चाहती हूँ। तो अगर नहीं आए तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, एंड मैं जो क्वेश्चंस दी हूँ उसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। वो कौन सा केस लॉ है और वो प्रॉब्लम का आंसर। एंड प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, एज इट रियली मोटिवेट्स मी कि मैं फिर से कल आप लोगों के साथ एक नए क्लास में आ सकूँ, आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझा सकूँ। तो आज का क्लास यहीं तक रहते हैं, कल से हम कंसिडरेशन को स्टार्ट करेंगे कि कंसिडरेशन क्या है, ठीक है। ऑलरेडी हमने बहुत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सा पार्ट कंप्लीट कर दिया, जो बेसिक है कि ये ऑफर एक्सेप्टेंस दिस इज़ द बेसिक, तभी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया आई होप। तो फिर भी मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर प्रॉब्लम है किसी को समझने में तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी मेरी नेक्स्ट क्लास में। एंड तब तक के लिए बाय। प्लीज़ पढ़ाई करें, इन्जॉय भी करें, दोनों ही करना ज़रूरी है। एंड लास्ट वन इज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।